ये वॉइस का क्या राज है? वॉइस का सिद्धार्थ कोई राज नहीं है, ये गॉड गिफ्ट कह लो या इसको हेरिडिटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों की अच्छी स्पीकिंग आवाज़ें थी। मैं मदर वॉज अ प्रोफेसर, फादर मेरे नेवी में थे। तो मम्मी रेडियो वॉइस भी रही हैं। मम्मी मुंबई दूरदर्शन पे और ऑल इंडिया रेडियो पे विविध भारती पे संचालन भी करती थी साहित्यिक। तो हो सकता है एक वो है। ऊपर से बचपन से हम लोगों का आकाशवाणी, युवानी, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो पे रेडियो प्लेस करना, रेडियो डिबेट्स करना। तो उसके जैसे रेडियो की खासियत ये है कि आपको बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको पहुंचाना होता है। और जो पुराने, चाहे वो प्रताप शर्मा हो, चाहे निखिल कपूर हो, या अमीन सयानी साहब हो, देवकी नंदन पांडे हो, तो ये लोग ब्रॉडकास्टिंग के दिग्गज माना करते थे। तो हमारे स्टार्स यही होते थे उस ज़माने में। धीरे धीरे टेलीविज़न आया हुआ था, तो टेलीविज़न की अपनी एक ट्रांसमिशन की दिक्कत होती थी। तो जब AM और टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन, तो रेडियो में काम करते करते हो सकता है एक आवाज़ की कल्टिवेशन हुई। फिर थिएटर हमने इतना सारा किया, चाहे वो प्रोसीनियम हो, चाहे वो एम्फी थिएटर टाइप हो, चाहे पृथ्वी थिएटर में, या नुक्कड़ नाटक हो, या फिर इंटर कॉलेजिएट लेवल पर, यहाँ पर माइक्स होते थे। तो वो भी फुट माइक्स होते थे, लेकिन आपकी आवाज़ को दर्शकों तक पहुँचाना एक बहुत, उसमें आपकी आपकी प्रोजेक्शन जो होती है। और आमतौर पे, और जो हमारे गुरुजन थे, जिन लोगों से हमने बेसिकली काम सीखा, चाहे वो प्रताप शर्मा जी थे, चाहे पंडित विनोद शर्मा थे, या फिर दुबे जी, सत्यदेव दुबे, उनके साथ जब काम किया था, तो आवाज़ पे, आवाज़ की प्रोजेक्शन पे एक बहुत एम्फोसिस दिया जाता था। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इस तरह के हाई एंड माइक्स नहीं हुआ करते उस जमाने में। तो आपकी आवाज़ के ज़रिए बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे थॉट्स दर्शकों तक पहुंचाना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो वैसे ही करते करते करते, जिसको कहते हैं ना कि आप मशीन को आप जितनी ऑयलिंग करेंगे, तो वो मशीन फिर मंचती जाती है। और फिर आप आवाज़ का जितना उपयोग करेंगे और सही उपयोग करेंगे, मतलब कितनी बार ये होता है कि बहुत लोगों की बेहतरीन आवाज़ें होती हैं जो जिसका उपयोग नहीं होता। तो जब उपयोग नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जंग लगा हुआ कोई एक बहुत बड़ा औजार आपको नजर आता है। लेकिन अगर आप उस औजार की बार बार ऑयलिंग करते हैं, तो वो उसके अंदर एक निखार और एक कल्चर आता है। तो बस वही है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमेजिंग। आपने कहा फुट माइक्स होते थे, क्या है फुट माइक्स? अब जैसे जब हम नाटक देखने जाते हैं बहुत में, तो वहाँ पर आजकल तो टेक्नोलॉजी ये है कि फ्लैट माइक्स होते हैं, एकदम बेस माइक्स होते हैं, जो दिखते नहीं है दर्शकों को। तो उस जमाने में से इस तरह के जो माइक्स हैं, ये छोटे छोटे माइक्स स्टेज के, जिसको हम उसको हम डाउन स्टेज बोलते हैं। जो दर्शकों को नजदीक होता है उसको डाउन स्टेज बोलते हैं। जो ऐसा स्टेज का पिछला हिस्सा होता है उसको अप स्टेज बोलते हैं। तो डाउन स्टेज की तरफ फुट माइक्स लगे होते थे। और अगर एक्टर या कैरेक्टर उस फुट माइक से करीबन 6 या 7 फीट या 8 फीट की दूरी पर होता था, तो उसकी आवाज वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता था। कभी कभार ये फुट माइक्स इतने सेंसिटिव नहीं होते थे, आपकी आवाज नहीं पकड़ पाते। तो कुछ हैंगिंग माइक्स होते थे, जो हम पुराने, जब भी आप किसी रिकॉर्डिंग को देखते हैं चाहे दूरदर्शन पे, तो आपको दिखा जाएगा कि जैसे मंच पे पर्दा खुलता है तो कुछ माइक्स ऊपर से हैंग करते हैं, और कुछ जो नीचे से फुट माइक। तो अगर 20 बाय 20 का स्टेज है, तो अगर आप पिछले वाले हिस्से में हैं, तो आपको फुट माइक और उस हैंगिंग माइक तक अपनी आवाज पहुंचाना जरूरी होता था। क्योंकि अगर 800-900 दर्शक बैठे हुए हैं, अगर आप बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, जैसे NCPA में या षणमुखानंद हॉल में या दिल्ली के सिटी फोर्ट में या कमानी ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता था कि आपकी प्रोजेक्शन जो आपकी आवाज की है उस माइक की तरफ। एंड your mom was with radio, you said? She's actually a professor of Hindi. She was head of the department of Hindi at Bharati Vidya Bhavan in Mumbai. And she was a senior reader at Mumbai University. And she used to compare a lot of programs on Hindi literature. And for Mumbai Doordarshan, for All India Radio, for Vivid Bharati. And she used to record a lot of audiobooks for the National Association of the Blind. Because these audiobooks are primarily for the blind too, And she did a lot of translation work. She knew Russian.
उस जमाने में यूएसएसआर होता था, उस टाइम रशिया. My goodness. Your mom knew Russian? She knew Russian, yeah. She Amazing. did because so Russian to Hindi translation and हाउस ऑफ सोवियत कल्चर बोलते थे उस ज़माने में. एंड हाउस ऑफ सोवियत कल्चर में उन्होंने रशियन टू हिंदी काफ़ी ऑडियो बुक्स का उन्होंने वो किया था. तो वो, और क्योंकि प्रोफेसर थी एंड शी वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद आर्ट एंड कल्चर एंड विद द स्टूडेंट यूनियन एंड विद द पंजाबी एसोसिएशन एंड विद द हिंदी साहित्य सभा. तो वो संचालन इट वाज नेक्स्ट टू हर नेचर. तो इसीलिए वो शी डिड अ लॉट ऑफ वर्क. एंड एज चिल्ड्रन उस जमाने में आप टेलीविजन में मतलब कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, कुछ मराठी में प्रोग्राम होते थे मुंबई में. तो हमको जो लाइव सुनने को मिलता था, चाहे वो स्टेज पे हो या किसी बड़े वक्ता को आप सुनते हैं, तो वो आपको इंस्पायर करते थे उस समय. आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 70s टू अर्ली 80s. करेक्ट. सो ये इंस्पिरेशन एक्टर बनने का वहीं से आया? स्कूल मेरा इतना मतलब कमाल का स्कूल हमारा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल. इसने बहुत से बेहतरीन कलाकारों को प्रोड्यूस किया. और जमुनाबाई में हमारे को इनकरेजमेंट बहुत मिलता था. एनुअल डे के जो नाटक होते थे, एलिक्यूशन, डिबेट्स, वाद विवाद, क्विज कॉम्पिटिशन, मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स. तो आर्ट और कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन और एनकरेजमेंट बहुत स्कूल ने बहुत दिया. बहुत दिया. तो उससे आपकी रुचि बढ़ती जाती है. और घर में मेरे साहित्य का एक माहौल था. प्रोफेसर वसंत देव, डॉक्टर CL प्रभात, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, नंदलाल पाटिल जी, राहिमा सुमरादा साहब, राजेंद्र सिंह बेदी, बच्चन जी, हरिवंश बच्चन जी, मतलब फूल देशपांडे, इनका हमारे घर पे आना जाना. शांता गोखले जी, मतलब ये सब, विजय तेंदुलकर साहब, महेश कुजवर साहब. तो इनका तो साहित्य से क्योंकि मेरी मम्मी का जुड़ाव था, बलराज साहनी साहब, मनमोहन कृष्ण जी, तो ये लोग हमारे घर पे इनका आना जाना. तो इनकी बातें सुनना, जब ये लोग साहित्य पे बात करते थे, तो ये एक रुचि जागी. जब पहली बार स्टेज पे गया, मुझे लगता है मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, बहुत खुशी मिली. और वो धीरे धीरे एक प्ले को पहले पढ़ने के बाद, उसकी रीडिंग के बाद, उसके डायलॉग याद करके, फिर उसको ब्लॉक करके, फिर परफॉर्म करना. और हर रोज दर्शक अलग होना, अलग रिस्पॉन्स मिलना, ये एक एक्साइटमेंट था जो मुझे लगा कि ऐसा जादू मैंने कहीं देखा नहीं है. एंड आप जब छोटे होते हैं ना, आप एक दिन डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर एक दिन आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक दिन आप फौज में जाना चाहते हैं, एक दिन आप कभी का लगता है आपको दुकान खोल लेनी चाहिए, कभी आपको म्यूजिशियन बनना है. तो मुझे लगा कि यार एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां सिर्फ एक एक्टर ही जी सकता है. सो दैट वाज वन ऑफ द अदर रीजंस. प्लस चूंकि हमारे घर के नज़दीक था पृथ्वी थिएटर, और जब हम छोटे थे तो अभी जो जिसको हम रंग मंदिर कहते हैं बांद्रा में, जो बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम, उस टाइम पे ओपन एयर ऑडिटोरियम होता, तो वहाँ पर रामलीला देखना एक एक्साइटमेंट होता था. फिर रामलीला में पार्ट भी लिया. और हम जब छोटे थे तो And what do you used to become? हम कभी लक्ष्मण भी बन गए, मैं तो सीता भी बनाऊँ, मैं तो रुक्मणा भी बनाऊँ, मतलब सब कुछ करना पड़ता था. तो वो देन वॉचिंग प्लेज इन पृथ्वी, स्पेशली क्योंकि जब पृथ्वी थिएटर बना, मैं अर्ली 80s की, जब हम मतलब मैं 7th 8th की बात कर रहा हूँ, तो जब ओम शिवपुरी जी, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल साहब, इनसे भी सीनियर्स, मतलब भक्ति बर्वे जी, शफी भाई, इनका जब आप काम स्टेज पे देखते थे, तो आपको लगता था यार ये करना है. फिर इंटर कॉलेजिएट लेवल पर जब आप compete करने, तब आपको अपनी पोजीशन का एहसास होता है कि क्या आप उस लायक है. तो जब इंटर कॉलेजिएट लेवल पर आप प्राइजेस जीतते लगे और रुचि बढ़ती गई, क्योंकि एक पुरस्कार और प्रोत्साहन जो है ना, वो बहुत बड़ा एनकरेजमेंट होता है आपके लिए. वंस यू विन अ प्राइज, और वंस योर acting or a performance or a speech or a piece of written word gets recognized by the judges or by the audience, it gives you a certain validation कि yes, I can move to the second level. So that really helped. और मतलब ये था कि एक्टर कैसे बने, क्योंकि कोई हम भाई फिल्मी बैकग्राउंड से थे नहीं, इंजीनियरिंग भी कर ली,
इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नवी मुंबई का सबसे पहला कल्चरल फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया। मैं डीवा पाटिल में इंजीनियरिंग जनरल सेक्रेटरी भी था, बतेरे प्राइजेस जीते। फिर एक पीयर प्रेशर भी होता है, तो ये मालूम था कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप प्रोफेशनल एक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो रास्ता कैसे मिले। फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली में अलकाजी साहब, इब्राहिम अलकाजी, पद्म विभूषण, मतलब नसीर भाई और इन सब की गुरु, मतलब द फाउंडर ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उनके साथ जब 2.5 साल काम किया। अब अलकाजी साहब के नाटकों में लोग एक एक लाइन के लोग मरते थे, वहाँ 3.5 साल लीड रोल ही किया 8-9 नाटकों में। अमेजिंग। फिर दिल्ली जो कि एक हिंदी का गढ़ माना जाता है, जहाँ से थिएटर का गढ़ माना जाता है, वहाँ जाके अपने आप ही आपका नाम बनना, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। मुंबई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो लग रहा है कि यार जब दिल्ली में इतना वैलिडेशन है, फिर जब वापस मुंबई आया, मतलब तब लगा कि अब मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। और वो मतलब बहुत लोगों का अलग स्ट्रगल होता है, मुझे स्ट्रगल के बीच में ही एक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसने मुझे रास्ता दिखाया कि हाँ मैं एक्टर बन सकता हूँ फुल टाइम। इतना सारा काम किया है, फिर भी जब ये आज एक रोल के लिए अप्रोच किया जाता है या शूट के लिए जाते हो, तो डू यू प्रिपेयर? It depends. It's a very subjective thing. क्या होता है कि अगर आपने 100 काम किए हुए हैं, 200 काम किए हुए हैं, वो जो 201 या 202 वाला जो काम है, वो हो सकता है इन बाकी सारे कामों से अलग हो। ओके। क्योंकि कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से 100% सेम नहीं हो सकता। ओके। अगर मैं सपोज एक सीरीज में अगर मैं चाणक्य की भूमिका निभा रहा हूँ या अमात्य राक्षस की भूमिका निभा रहा हूँ, तो हो सकता है कि डायरेक्टर और राइटर का अमात्य राक्षस को लेके 2 लेखकों का और 2 डायरेक्टर्स का इंटरप्रिटेशन उस कैरेक्टर को लेके अलग हो। और वो चाहते हैं कि चूंकि मैं एक जरिया हूँ कि उस इंटरप्रिटेशन को पूरा करूँ। तैयारी डिपेंड करती है कि जैसे अभी कभी कभार आपको एक फिजिकल तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। किसी रोल के लिए आपको वेट पुट डाउन करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, कभी कभार दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है आपको, वो फिजिकल तैयारी होती है। मेंटल तैयारी है कि भाई अगर मैं मुंबई का पला बड़ा हूँ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का कोई रूरल कैरेक्टर है, तो कभी कभार आपको एक अपने आप को साइक करना पड़ता है कि उस जुबान को अपनी जुबान बनाना उन दिनों के लिए या उन क्षणों के लिए जब आप वो कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो एक तैयारी है। और वो तैयारी अगर आपको हर कैरेक्टर में कुछ अलग करना है या ऑडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी या प्रशंसा चाहिए, तो आपको हर कैरेक्टर को उतनी ही शिद्दत से करना पड़ेगा, चाहे वो दूरदर्शन का सीरियल हो या कोई बहुत मेगा 300 करोड़ की फिल्म। शिद्दत तो उतनी ही लगती है। अच्छा, मुझे एक इंसिडेंट याद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का हमने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बोला था कि कोई लोग इतना कैरेक्टर में घुस जाते हैं, जैसे वो कोई एक फिल्म कर रहे थे और कोई एक एक्टर इतना कैरेक्टर में घुस गया कि वो चलते चलते खड्डे में गिर गया। नो, बहुत हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। लेकिन मेरा प्रोसेस, उसको मेथड कहते हैं। देखो, हर नवाज हमारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, मतलब हर हर एक्टर का एक रोल को टैकल करने का अपना एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है। मेरा बिलीफ ये है कि आप कैरेक्टर में घुसें, लेकिन इतना ना घुसें कि आपके इर्द गिर्द के जो बाकी के लोग हैं वो ऑफ बैलेंस चले जाए। एब्सोल्यूट। भाई अगर आप औरंगजेब हैं तो आपके अंदर की क्रूरता बाकी के लोगों के प्रति वो क्रूरता ना बने, वो सिर्फ स्टार्ट, साउंड, एक्शन और कट के बीच में ही रहे। कट के बाद वो क्रूरता गायब होनी चाहिए। दैट इज व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट। राइट, बट यू हैव सीन एक्टर्स जो ये क्रूरता होता है सबके साथ, कोई प्रोसेस पे है। ओके। भाई मुझे भी कभी कभार मैं जब मैंने 3.5 साल स्वराज्य रक्षक संभाजी में औरंगजेब किया था, तो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन हिज फिलॉसफी। अच्छा, कि वो सही है यार जो कह रहा है, क्योंकि वो जो सही नहीं है। राइट। मतलब इतिहास भी गवाह है कि उसकी फिलॉसफी सही नहीं थी। लेकिन अब औरंगजेब पे उस टाइम पे ऑड्री हैश किया है, बाकी के 10-12 ऑथर्स की किताबें पढ़ना, तो आई हैड टू कट ऑफ
स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत ज़रूरी है, मतलब एंड लकीली हमारे लिए खासतौर से, बिकॉज आप शहर में पढ़े हैं, आप शिक्षित हैं, आप दुनिया में यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सो दीज थिंग्स डोंट गो टू योर हेड और योर हार्ट. Okay. It definitely affects people who come in from backgrounds wherein they are not used to certain spaces. और वो उस स्पेस में अपने आप को डाल देते हैं, फिर वो लगता है कि यही असली जिंदगी, जो बहुत ही हानिकारक हो सकता है आगे जाके. Correct. As a newcomer, as an actor, or even just a student, सबसे ज़्यादा फियर होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का. जब भी आपने भी शुरुआत की थी, बहुत रिजेक्शंस आए होंगे, बहुत क्रिटिसिज्म आया होगा, ऑफ कोर्स डर लगा होगा. करेक्ट. हाउ डू यू हैंडल दैट? देखिए, अभी भी जो स्टेज पे जाना होता है, नाटक का पहला शो होता है या जो थर्ड बिल के बाद आपकी पहली एंड, तो एक वो स्टमक में क्वीजी फीलिंग, बटरफ्लाइज, नर्वसनेस अभी भी होता है. अभी भी होती. वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मतलब थिएटर के बादशाह नसीर भाई से भी बात करेंगे, नसीर भाई भी वही कहेंगे. अच्छा. परेश भाई भी वही कहेंगे, रघु भाई भी वही कहेंगे. ओके. वो एक, अगर वो नहीं होता है तो आपकी परफॉर्मेंस में एनर्जी और एक फ्रेशनेस वो खत्म हो जाती है, आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं. ओके. है ना. तो और अपनी नर्वसनेस को कॉन्फिडेंस में कवर अप करना इज अ साइन ऑफ अ गुड पब्लिक स्पीकर. राइट. चूंकि एक तो यह है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी बात दर्शक तक पहुंचनी चाहिए. हो सकता है कि वो दर्शक उस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन दर्शक से बड़ा एक श्रोता के लिए या एक कलाकार के लिए दर्शक से बड़ा भगवान कोई नहीं. दर्शक को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको सीरियसली सुन रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. तो उस जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए अपने जो थॉट्स हैं या आपका वक्तव्य है या जो आपके विचार आप बोलना चाहते हैं, और उसको क्लैरिटी से बोलना, उसके लिए आपकी नर्वसनेस को आपको एक टूल बनाना पड़ेगा. करेक्ट. क्योंकि अगर मुझे 10 चीजें बोलनी है 1000 लोगों के सामने, आप नर्वस तो हैं, तो आपको वो मेंटल नोट्स बनाना पड़ेगा कि इस नर्वसनेस को कवर करके इसको अपना एक वेपन बना के वो 10 पॉइंट आपको दर्शक तक पहुंचाने, चाहे एज एन एक्टर हो या एज ए वक्ता हो. करेक्ट. आई अंडरस्टैंड. फिर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, स्पेशली उनके लिए जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है. जो मेरे साथ हुआ, मतलब माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेकिन जब ये करियर चॉइस लेने की बात आई तो एक सडनली उनका मेंटल ब्लॉक आया. राइट. मेरी मम्मी जो कि साहित्य से इतनी जुड़ी हुई थी, मतलब कसमें वसमें खाने वाली बात कि ओवर माई डेड बॉडी विल यू बिकम एन एक्टर एंड इनसिक्योर है प्रोफेशन और ये वो सब. अब ये सिचुएशन ऐसी है कि हर बच्चे के लिए एक अलग अलग सिचुएशन होती है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंजीनियरिंग पूरी करता हूँ, मैं नौकरी भी करके दिखा देता हूँ. कर ली. अब मैंने कहा अब मैं करूँ. और जब तक मुझे अपना पहला सीरियल नहीं मिला था, आई डिड नॉट क्विट माई जॉब. पहला सीरियल आया और हिट हुआ, कैरेक्टर भी हिट हुआ, देन दे हैड नो वर्ड्स टू स्टॉप यू. ओके. और ये स्थिति हर एक के साथ नहीं होती. Which was the first series? Shanti. Yeah. 1994, 15th of August. So very soon we are going to be completing 30 years of. Amazing. So that is Mandira Bedi. Mandira and me, yeah, we're being best friends in that. Absolutely. So हम दोनों का पहला सीरियल था. अच्छा. और So is Mandira ma'am still a good friend? Yeah, very good friend. Very, very, very good friend. She's, in fact, I still call her Mandu, my Bandhu, because we're very close. And I went for her marriage, and it's unfortunate that Raj is not there. So we may not meet so often because both of us are tied up in our own thing, but she's a very, very dear friend. And in fact, when they did a episode of Jeena Isi Ke Naam Hai, so I was called as a surprise. She was very surprised. Okay. तो ये होता है कि जो आपकी, जैसे भी मंदिरा की बात करें, मंदिरा is comes from a very educated background. And she did a mass communication from Sapphires. Yeah. For me being an engineer, MBA, and it was quite shocking. But luckily, during school, college, plus professional theatre, there was a certain
and working with Mr. Alkazi and working with Jannat Manchin, Yatrik and so many other people. Correct. एक body of work था. आज की डेट में I think the avenues open for students are much more. Universities and colleges have theatre and education in IGCSE, and IB and even in ICSE. और एक्टर की तैयारी, सी एनी क्रिएटिव प्रोफेशन, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, सिंगिंग, तो क्रिएटिव प्रोफेशन विल ऑलवेज बी इनसिक्योर. ओके. बिकॉज आप अपनी कमोडिटी हो, उस कमोडिटी को बरकरार रखना, उस कमोडिटी को रेलिवेंट रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक अच्छा कलाकार होने के साथ साथ समाज में एज अ कलाकार आपका व्यवहार कैसे हो, और आप कॉन्स्टेंटली अपने को किस तरह से रीइन्वेंट करते हैं, इसलिए आप रेलिवेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिर से एक वैल्यू होती है. ओके. जैसे मतलब अगर हम बात करें तो मिस्टर बच्चन सबसे बड़ा उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई, मतलब आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, उसमें बच्चन साहब अभी भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है. राइट. दैट्स व्हाई ही इज सो रेलिवेंट. करेक्ट. मतलब बहुत एक, जैसे एक किताब है कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए, लेकिन एक बच्चन साहब वहीं खड़े हैं. अमेजिंग. है ना. तो वो आपके लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है. और when you look at the new breed of actors who are reinventing themselves, or you look at somebody like Jackie Shroff and Anil Kapoor, they come back, they make themselves relevant. Right. So it's important कि हर एक कलाकार को अपनी मशीन को ऑयल करना, अपने थॉट्स को, अपनी बॉडी को, अपनी वॉइस को, अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट करना, ताकि एंड तक आपकी शोकेस वैल्यू या शेल्फ वैल्यू बनी रहे. और वो बात एक पेरेंट को समझने आनी चाहिए. दिस इज नॉट ए ग्लैमरस प्रोफेशन. ग्लैमर इज ए पार्ट ऑफ शोबिज. ओके. हार्डवर्क जितना इधर है, जब आप 12-13 घंटे मेकअप लगा के एक अलग किरदार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी टैलेंट की टेस्ट नहीं, आपके पेशेंस की भी. हाँ. जब एक शॉट के 20 टेक, 22 टेक, 25 टेक ओके. किसी कारणवश होते हैं. राइट. उस इमोशन को बरकरार रखना, अपने आप की सैनिटी रखना, बाकी के आपके इर्द गिर्द के लोगों का बैलेंस नहीं हिलाना. दिस इज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ एन एक्टर. अमेजिंग. प्लस वेटिंग बिटवीन शॉट्स, उसी में अपनी सैनिटी रखना. करेक्ट. वो भी एक क्वालिटी है. है ना. एक बैंकर की एक क्वालिटी होती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एक डेंटिस्ट की. मतलब एक डेंटिस्ट जो कि दिन के 10 घंटे लोगों के गंदे मुंह और दांत में घुसता है, उसकी अपनी पेशेंस है. ऑफ कोर्स. है ना. और एक एक्टर जब धारावी के स्लम्स में, मतलब उसके घर में एसी है, बेडरूम में, ही इज वेरी कंफर्टेबल, और ही और शी, लेकिन जब दिन भर धूप में या बारिश में वो एक स्लम ड्वेलर का कैरेक्टर करता है, राइट, उसमें अपनी सैनिटी मेंटेन करना ये बहुत बड़ा. इट्स लाइक बीइंग इन द आर्मी. नो 100%. तो फौजी और एक कलाकार ना, वो उनको हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पे कभी भी अग्रेशन हो सकता है, उसकी तैयारी में रहना चाहिए. एंड सबसे टची टॉपिक, नेपोटिज्म, योर टेक. सी नेपोटिज्म, मैं बताता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उन्होंने कहीं से शुरुआत की थी. ओके. अब वो बड़े बन गए अपनी एफर्ट से. राइट. और उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया. अब उस हॉस्पिटल की देखभाल भी तो करनी है. कौन करेगा? तो मेरा बेटा या बेटी उससे बेहतर कौन? या तो वो मेरिट से डॉक्टर बन जाए, और अगर मेरिट से डॉक्टर नहीं बने तो डोनेशन दिया, ऑफ कोर्स, कैपिटेशन दिया, बट डॉक्टर बन गया. हो सकता है दैट डॉक्टर इज नॉट अ वेरी गुड सर्जन, करेक्ट, बट दैट डॉक्टर कुड बी अ गुड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो उसको अस्पताल ही संभालना है. ओके. उसी तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी अपने इन दी प्रोफेशन, एक्टिंग इज दी ओनली प्रोफेशन जहाँ पर नेपोटिज्म एक ही लेवल तक काम कर सकता है. ओके. आपके पहले ब्रेक के लिए अगर वो फेलियर हुआ तो दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, उसके बाद ऑडियंस, बॉक्स ऑफिस, और आज सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो थ्रेड्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, बहुत निर्दयी है. ओके. आप you could be the son of Elon Musk or Bill Gates, or for that matter even Steven Spielberg. Okay. But if you are not able to deliver as a performer, you will be thrown out. Okay. Okay. Right. That is why even kids of star producers and star directors, when they realize that this is not happening, let's move on. But चूंकि उनके पास एक एम्पायर है, तो उसी स्फीयर में
चूंकि आपने इतने साल ऐसे कलाकार दिए हैं, आप मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, तो फ्रॉम एन एक्टर यू कैन मूव इन टू बिकम अ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर, ओके, और हेडिंग अ चैनल वैनल, हमने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने सब सीनियर हैं, जूनियर है, कॉलीग्स है, लेकिन जिसमें है, मतलब एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि ऋषि कपूर एक बहुत कमाल के कलाकार थे, यस, और उनका बेटा रणवीर कपूर, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बाप से 2 स्टेप आगे हैं, 100%, है ना, और उनके परिवार की एक लेगेसी है। अब उसको हम नेपोटिज्म थोड़ी कहेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर जब आए थे, राइट, जिन्होंने अपनी पगड़ी निकाल के नुक्कड़ नाटक कर करके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पैसे इकट्ठे करके कपूर एम्पायर बनाया है। तो आई डिडंट न्यू दिस। ऑफ कोर्स, मतलब उनके जो प्लेज हैं वो आज भी इतने रेलिवेंट है। जब पृथ्वी थिएटर्स की उन्होंने फाउंडेशन की, फिर उसके बाद जिस तरह से राज कपूर ने उस एम्पायर को बनाया, आरके स्टूडियोज को या कुछ, तो अब उनमें से भी मरहूम राजीव कपूर नहीं बन पाए। राइट, राइट, ही gave a big hit like राम तेरी गंगा मिली, but he realized that, so he took care of the studio. राइट, तो आपको पहला ब्रेक दूसरा ब्रेक आसानी से मिल जाता है, एंड आई थिंक इन डायनेस्टी कल्चर विल एग्जिस्ट। ओके, आप उसको कैसे निकालेंगे? अगर मैंने एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी लीनिएज आगे बढ़ाए ना इसको, है ना। अगर इफ आई एम ग्रेट एक्टर सपोजिटली, और मैंने एक एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट बनाया है, हो सकता है कि मेरा बेटा या बेटी अच्छे कलाकार ना बन पाए, सक्सेसफुल कलाकार ना बन पाए, लेकिन वो स्टूडियो संभालने की क्षमता तो होगी उनमें, तो लेगेसी मेरी मरती नहीं। दैट्स ऑल। 100%। यू नो, जब भी मैंने शुरू की थी लॉन्ग बैक, मुझे भी एक्टर बनना था, लेकिन हीरो ही बनना था। तो बहुत सारे क्लासेस किए, फिर रियलाइज़ हुआ कि सर कुछ होगा नहीं। बट विथ यू आई हैव रियलाइज कि आप में ना कमाल का पैशन है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। व्हाई टीचिंग? Maybe because my mother was a teacher. I learned a lot from my teachers. And लोग कहते हैं कि भाई मेरी राशि में गुरु है, तो अच्छा, so I like imparting. And fortunately मेरे अंदर ये गलत फहमी कभी मैंने पाली नहीं है कि मैं बहुत कमाल का एक्टिंग का टीचर रहूँगा। ओके, एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत दिग्गज लोग हैं, and if you're a good actor, you're not necessarily maybe a good teacher. I believe that my knowledge and the years of experience that I had, I teach on subjects related to media and entertainment, जिसके वजह से आज जो हमारी इंडस्ट्री, we're talking about billions and billions dollars world over, इसमें शिक्षित लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो दिन चले गए जब इसको भांडों का इंडस्ट्री कहा जाता था, या लोग जो कुछ और नहीं कर सकते थे तो यहाँ आ जाते। अच्छा, यहाँ पर अभी शिक्षित लोग हैं, स्टूडियो हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ऑडियंस भी एजुकेटेड है, और लोग काम करने वाले शिक्षित हैं। उनको और शिक्षित बनाना इस इंडस्ट्री में, व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स, आपकी खुद की शिक्षण और आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस का मिश्रण अगर आप अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा पाते हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल टीचर। और अगर आपको उसमें जॉय मिलता है, एक्टिंग गिव्स मी अ जॉय, टीचिंग गिव्स मी अ जॉय, एंड आई डू बोथ। एक्टिंग के अलावा बहुत सारी इनिशिएटिव्स करते हो, एंड सरप्राइजिंगली जब भी आप और मैं मिले थे मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल में, तभी आई रियलाइज देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू डू टू प्रमोट मीडिया इन जनरल एज सच। तो व्हाट आर दिस इनिशिएटिव्स? So I'm a consultant with a couple of companies on as a media consultant. I try to get good film. I mean, I don't like the word setup and projects, but like a creative producer, get the correct people in the correct team and try to make a successful film out of a good script and work on the storyboarding and the production, the release and everything, which requires expertise. Yeah. Of course, I teach. I'm an advisor on various institutes. I'm a media consultant. I am in the Media Entertainment Skill Council. I'm now helping to develop new media and entertainment institutes. I was the former General Secretary of CENTA. Wow. I represent a lot of these acting organizations at the National Labour Organization. I've been a part of the NCPCR on making guidelines for children working in the entertainment industry. So, this industry and this life is giving, you have one life. So, इसमें आप if you're not shooting or you're not acting, to keep your mind occupied, to keep yourself relevant, to keep oneself satisfied. Right. You can't be just sitting and waiting for that other good role to come.
And so working on oneself as a media entertainment professional, because my dream is to open, after about 4 or 5 years, a proper entertainment conglomerate which is creatively driven and not just marketing driven. Okay. Yeah. So, and like what? What do you mean? like, for example, we make big films, which are set-up films, and which never work at the box office, which we've seen. And we also make irrelevant cinema. So, commercially and aesthetically relevant pieces of media and entertainment can be made. It's just that the correct team of people with the similar sensibilities need to come together. And it's possible. Achha. Because this is what I've learned from people like the models of people like Spielberg and Martin Scorsese and so on and so forth. Okay. And it's very easily implementable in the Indian subcontinent, which is what I'm heading at. Wow. And which will also, sometimes you really get bored of, dousing the grease paint for about so many. Yeah. So it gives you a break, and then you can attack your new roles with a new freshness. Okay, and this will help the young film researchers. It will help everybody. And it helps me also because it makes me more aware of the kind of technology and the kind of inputs that are going into making celluloid. Okay, Yeah. fantastic. And do you think Indian cinema is ready for the international stage? Yeah, of course, we are absolutely ready. I mean, we are ready. It's just that we've got to start believing in the kind of work that we're doing and not create setups. Acha. You've got to become a Rajamouli. You've got to become a Nitish Tiwari. You've got to believe in your cinema. You've got to be as aggressive as a Guneet Monga. You've got to have the kind of foresight that an Adi Chopra or a Karan Johar or a Ritesh Sidhwani has. If I'm making an Archie's, then I'm also making a Mirzapur. Okay. You've got to believe in your content. You've really, really got to believe it. And you have to be aware. And you've got to be, whenever you are true to your culture, if you're making cinema in the Indian milieu, see, when you make a Lagan or a Bahubali or a RRR, kahin bhi premise, foreign premise nahi, Indian premise. Completely, yeah. Or whatever Rima Das makes, or whether it's a lunchbox, or whatever Guneet is making. आप अपनी भारतीयता को बरकरार रख के, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है. Right. अगर मजीदी एक ईरानियन फिल्म बनाता है, वो कहीं भी अपनी जमीन से हटता नहीं. नहीं, correct. है ना? बहुत कम लोग. See, America does not have a culture of its own. Right. There is an Irish culture, there's a Chinese culture, there's an Italian culture, Sicilian culture, Scottish culture, Right. the black culture. तो आप वहाँ पे किसी तरह का सिनेमा बना सकते हैं. Correct, है correct. ना? आप शिंडलर्स लिस्ट भी बना सकते हैं, जुरासिक पार्क भी बना सकते हैं, जॉज भी बना सकते हैं, Right. आप लिंकन भी बना देंगे, और है ना, Correct, correct. और आप ओपनहाइमर भी बना सकते हैं, Right. क्योंकि उनका अपना एक कल्चर, लेकिन हमारा एक कल्चरली रूटेड है, और वो दुनिया को पता है. Correct. जहाँ हम योगा और आयुर्वेद की बात करते हैं, उसको अगर आप बेस बना के कोई भी कहानी बोलेंगे और ऑनेस्ट कहानी बोलेंगे, इट इज डेफिनेटली रेडी फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. अमेजिंग, अमेजिंग. और एक्टर के लिए एक फाइनल सवाल होता है, विच इज़ दैट वन रोल जो आपको अभी प्ले करना है? काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, बट ये रोल है जो मुझे प्ले करना है. I think I still have to, lot of people tell me that, there's a big vacuum Amrish ji ki death Okay. ke baad. Yeah, yeah. I'm still looking at playing a very top level antagonist in a good commercial pot boiler. Like a Mukambo. Something like that. Could be Okay. something like that, or something what he did in Indiana Jones, or because sometimes you idolize people. So when you look at Amrish ji's body of work and his journey, Uh-huh. so you identify with that and you feel, yes, that he also achieved these parts when he was in his late 50s. Yes. So I think maybe I'm heading there. A lot of people are taking that seriously. So I'm looking at playing an international antagonist. Amazing. And I'm sure that given a chance, I will be able to do justification and, Irfan Bhai or Omji and Saeed Jafri and Ali Fazal and all, जो इंटरनेशनल मैप पे हमको लेके गए हैं, हाँ. I think I will be able to take it 2 notches further. Amazing. With this height, with this body of work, with this आवाज़, आप 100% वो करोगे. I hope so. और मेरी तो तहे दिल से इच्छा है
कि जेम्स बॉन्ड में अगर विलेन का रोल भी मिलता है So anything, yeah. उनको भी टक्कर दे दो. Yeah, which is what something that Kabir Bedi had told me. We were shooting for a film recently. Amazing. So he told me this casually, because I respect him. He's very fond of me. He said, Amit, you should be the new bad guy in a Bond film. I said, thank you, sir. That's a very big compliment coming from you. Absolutely, absolutely. Sir, thank you so much for your time. I know you are shooting back to back. इसमें भी आप टाइम निकाल के आए. Thank you so much. And thank you so much for this locket as well. Blessings. और actually this is thanks not to you. My wife. मैम के लिए. उनको बोला कि this is so lucky that me, my son, we always wear it. बस सूर्यदेव तो लकी होते ही है. 100%. और यू नो हम आई एम द फाउंडर ऑफ सेलिब्रिटी स्कूल. हमने 20 सेलिब्रिटीज़ के साथ कोर्सेज बनाए हैं. बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो ये पहनने के बाद. क्या बात, बहुत बढ़िया. और मतलब ऊपर वाले से दुआ के और मिलते रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.